हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एसवीसी क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र का जो पिछले साल का पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली उस पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आए थे, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक, उसके आंसर को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर आपको ईयर वाइज, क्वेश्चन वाइज इकोनॉमिक्स के वीडियोस मिलेंगे, और न सिर्फ मिलेंगे बल्कि हम उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर्स का सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये पेपर मैंने सेट ए लिया हुआ है। सेट ए, बी, सी, इस तरह से अलग अलग सेट में पेपर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी को सेम क्वेश्चन दिए जाते हैं। सभी सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, बस उनके सीरियल नंबर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरे पास जो सेट ए का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है वो सही विकल्प है प्रश्न 1 में। तो किसी और सेट में, मान लीजिए सेट बी में, हो सकता है सही विकल्प वाला प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में हो, या 3 में हो, या 4 में, या 5 में हो। ये डिफरेंस होता है। हो सकता है किसी सेट में पहले नंबर पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे, और किसी में हो सकता है कि ट्रू फॉल्स दिखाई दे, सत्य असत्य दिखाई दे। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा आपके पास कौन सा पेपर है, या फिर आप जो मैं इस वीडियो में अवेलेबल करा रहा हूँ उसे आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी हैं और आंसर भी हैं। आपको मैटर करता है कि आप क्वेश्चंस के आंसर याद रखें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला। जो सही विकल्प वाला प्रश्न था उसमें पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। देखिए, ये प्रश्न अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हमने पढ़ा हुआ है अपने इकोनॉमिक्स के बुक में, जिसमें अलग अलग समस्याएं बताई गई हैं। यहाँ ऑप्शन में आपको चारों जो चीज़ें दिख रही हैं वो चारों ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, लेकिन हमसे उस समस्या के बारे में पूछा जा रहा है जिसका संबंध वस्तुओं की मात्रा से, और मात्रा से संबंध सिर्फ और सिर्फ उत्पादन का ही हो सकता है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या उत्पादन किया जाए। इसलिए हमारा सही आंसर है ए नंबर, क्या उत्पादन किया जाए। जी हाँ, क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि कैसे उत्पादन किया जाए ये उत्पादन की मात्रा से संबंध नहीं रखता है, बल्कि ये मेथड से संबंध रखता है कि कैसे उत्पादन किया जाए। दूसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये ग्राहक मतलब उपभोक्ताओं से संबंध रखता है कि किस प्रकार के ग्राहकों के लिए ये उत्पादित किया जा रहा है। और डी नंबर, उत्पादन तकनीक क्या हो, यहाँ पर उत्पादन की तकनीक के बारे में बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। तो मात्रा से जो रिलेट कर रहा है वो सिर्फ ये कि क्या उत्पादन किया जाए। तो ये एक आसान सा प्रश्न था, जिसने भी इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या फिर कहें कि केंद्रीय समस्याओं के बारे में पढ़ा हुआ है, वो आसानी से इसका आंसर कर सकता है। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर के प्रश्न पर। सेकंड नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है। मतलब हमसे पूछ रहा है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसका आधार होता है। तो देखिए, हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं इसके लिए भी। 4 ऑप्शंस में से आप देखें, पहला ऑप्शन है मूल्य निर्धारण का, दूसरा ऑप्शन है मांग के नियम का, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता की बचत का, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि यहाँ पर आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी। जी हाँ, यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी। और ये आंसर क्यों होना चाहिए, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इन तीनों का आधार होता है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में हमसे पूछा गया है, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। तो उपभोक्ता के संतुलन का जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है वो क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित होता है। जी हाँ, क्रमवाचक उपयोगिता, मतलब डी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4th नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कीमत अनुपात Px/Py का ढाल सूचित करता है। मतलब क्या सूचित करता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, बजट रेखा और बजट सेट। क्योंकि जो कीमत अनुपात का ढाल होता है, कीमत अनुपात का ढाल दोनों को ही बताता है, बजट रेखा को भी बताता है और बजट सेट को भी बताता है। इसके बाद 5वां नंबर जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया था वो आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसमें पूछा गया है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है। इसे चित्र के माध्यम से भी जरूर आपने अपने बुक में देखा होगा, समझा होगा। तो सीमांत उपयोगिता जब 0 हो जाती है तब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, मतलब कि वो ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्थिर हो जाती है। जी हाँ, हमारा आंसर होगा सी नंबर, स्थिर हो जाती है। इसके बाद 6वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि श्रम किसका उदाहरण है। जी हाँ, हमसे पूछ रहा है कि श्रम किसका उदाहरण है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें अगर हम देखें तो बी नंबर सही लग रहा है, परिवर्तनशील साधन का। जी हाँ, श्रम जो है वो परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। और इसे इस तरह से याद रखा जा सकता है कि परिवर्तनशील साधन मतलब ऐसे साधन जिनमें हम लोग कमी या वृद्धि कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो हम श्रम की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो हम श्रम की मात्रा को घटा भी सकते हैं। इस वजह से श्रम परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है, स्थिर साधन नहीं हो सकता। स्थिर साधन हम भूमि को कह सकते हैं, क्योंकि भूमि की मात्रा को हम
तुरंत ही अपने भूमि को घटा या बढ़ा नहीं सकते। इसके बाद 7वें नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारे सामने जो प्रश्न है वो एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, लाभ बराबर क्या होगा। तो इसे आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, लाभ का फॉर्मूला। लाभ का फॉर्मूला आपने बचपन में इस तरह से पढ़ा हुआ था कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन हम जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो हम उसे क्रय मूल्य ना कहकर लागत कहते हैं, क्योंकि लागत जो है वो एक विस्तृत शब्द है, व्यापक शब्द है, जिसमें वस्तुओं को बनाने से संबंधित सभी लागतें शामिल हो जाती हैं। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, लागत माइनस सॉरी आगम माइनस लागत। जी हाँ, आगम माइनस लागत, ये इसका सही सूत्र हो जाएगा। तो 7वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर है आगम माइनस लागत, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे और सेकंड नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा, जिसमें पहले नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति खालिस्तान है, तो घटती है। आपको यहाँ लिखना है घटती है। दूसरा है पूर्ति के लोच वस्तु की खालिस्तान और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक या गुणात्मक संबंध दर्शाती है, तो आंसर हो जाएगा कीमत। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कीमत। मतलब पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक गुणात्मक संबंध दर्शाती है। इसके बाद तीसरा खालिस्तान, जो स्टार्ट में ही पहले ही खालिस्तान है, यहाँ आपको लिखना होगा साम्य। जी हाँ, हमें क्या लिखना होगा, साम्य। साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से होता है। आगे अगर बात करें फोर्थ वाले का, तो फोर्थ वाले में हमसे पूछा गया है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं, तो उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। जी हाँ, हमें इसमें औसत लागत भरना है। नॉर्मल सी बात है, प्रति इकाई की बात कर रहा है तो औसत ही होगा। इसके बाद वाला जो प्रश्न है 5वां नंबर, इसमें पूछा गया है कि औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो यू आकार का होता है। जी हाँ, कुछ इस तरह से होता है जब इसको बनाते हैं। ठीक है, तो 6वां नंबर प्रश्न अब देख लेते हैं। 6वें नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की कीमत खालिस्तान होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है। आपको यहाँ पर लिखना है स्वीकारक। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है उसमें फर्म जो है वो कीमतें स्वीकार करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, कीमतें निर्धारित नहीं करती। और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, या फिर कहें कि एकाधिकार की बात करें तो वो निर्धारक होती हैं। स्पेशली एकाधिकार में जो फर्म होती है वो कीमतें निर्धारित करती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमतें निर्धारित नहीं करती बल्कि स्वीकार करती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सही जोड़ी का। तो मैच द फॉलोइंग वाले इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, साधन की मांग, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, साधन की मांग का सही आंसर होगा व्युत्पन्न मांग। और उसके बाद एनएनपी, जिसका फुल फॉर्म आपको लिखना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जी नंबर, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी नंबर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम वस्तुएं। इसके बाद बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मध्यवर्ती वस्तुएं। और उसके बाद बचत है, तो बचत का सही आंसर हो जाएगा, 5वें का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रिसाव। बचत, इसका आंसर हो जाएगा रिसाव। और भारतीय अर्थव्यवस्था आप सबने बहुत बार पढ़ा होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर। इस तरह से यहाँ पर आप नीचे देख लेंगे, नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, इससे आप इसको मैच कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। सत्य असत्य वाला प्रश्न है नेक्स्ट हमारा। और सत्य असत्य वाले प्रश्न में पहला जो है वो कह रहा है जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो जी हाँ, जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है, क्योंकि एन फॉर नेशनल होता है, मतलब ये राष्ट्रीय अवधारणा ही है। इसके बाद सेकंड नंबर प्रश्न में पूछा गया है मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करे। तो एक ऐसा परिभाषा हमने पढ़ा हुआ था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है, तो ये भी एक सत्य है। सही बात यहाँ पर भी कही गई है। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो अगर देखें हम लोग, तो थर्ड नंबर में हमसे कहा गया है भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, तो ये गलत है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मुद्रामान और वस्तुमान यहाँ पर अधिक होगा कोई या कोई कम होगा, ऐसा नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। फोर्थ नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है। जी हाँ, ये सही बात है, इसलिए ये सत्य है। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बचत और विनियोग सदैव बराबर नहीं होते। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूं कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने यहाँ पर ये माना है कि बचत और विनियोग बराबर होते हैं, या यूँ कहें कि उनका कहना था
कि बचत अगर कोई उपभोक्ता जो हैं वो बचत करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी बचत की प्रवृत्ति धीरे धीरे स्वतः ही विनियोग को भी बराबर कर लेती है और बराबर होती है, लेकिन असल में निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो बराबर नहीं होता, इसलिए ये असत्य ही होना चाहिए। इसमें कोई डाउट ना रखें आप। फिफ्थ वाले में बहुत से बच्चों को डाउट हो सकता है, तो मैंने ये क्रॉस चेक किया हुआ है। एमपी बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर का जो टॉपर्स की कॉपी डलती है वेबसाइट पर, उसमें आप जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी इसी को, असत्य को ही सही आंसर माना गया है इस प्रश्न का। नेक्स्ट जो छठवां नंबर प्रश्न है, छठवें नंबर प्रश्न में कहा गया है गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, ये सत्य है। इसके बाद सातवां है पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी है, तो ये असत्य है। यहाँ पर भी आपको डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी असत्य ही होगा, क्योंकि पूर्ण रोजगार होने का मतलब ये होता है कि जितने लोग रोजगार करने की इच्छा रखते हैं उनके पास रोजगार है। इसका ये मतलब नहीं कि जो इच्छा नहीं रखते उनके पास भी रोजगार है। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास रोजगार ना हो, लेकिन यहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति उस स्थिति को माना जाता है जहाँ पर जो योग्य है, क्षमता रखते हैं काम करने की और कार्य करने की इच्छा भी रखते हैं और उनके पास रोजगार भी है, तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्ण रोजगार का मतलब है शून्य बेरोजगारी, कोई बेरोजगार है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं पांचवें नंबर प्रश्न पर। पांचवें नंबर प्रश्न में एक शब्द या वाक्य वाला प्रश्न है, जिसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं। तो बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को बचत फलन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही हमसे पूछा गया है औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे आप देख सकते हो ये APC प्लस APS बराबर 1 के रूप में आप लिखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर जो प्रश्न है, थर्ड में पूछा गया है हमसे उस कर का नाम बताएं जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो ये कई बार आपने पढ़ा होगा कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो वो कर चुकाता है, या फिर कहें कि जिस पर वो कर लगाया गया है। तो जिसका भार चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़े, ऐसा कर प्रत्यक्ष कर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है राजस्व घाटे की गणना का सूत्र। हमसे राजस्व घाटे की गणना का सूत्र पूछ रहा है। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर है राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। जाहिर सी बात है, अगर घाटा हुआ है तो व्यय ज़्यादा होगा, इसलिए व्यय पहले लिखना है आपको। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियाँ घटाने पर राजस्व घाटा आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो पांचवें नंबर में पूछा गया वो है प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र। तो प्राथमिक घाटा भी क्योंकि घाटा है तो आप याद रखेंगे घाटा पहले आएगा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाया गया, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट प्रश्न छठवां जिसमें पूछा गया है भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं। तो आपको आंसर करना है दृश्य और अदृश्य वस्तुएं एवं सेवाएं, या फिर कह सकते हैं आर्थिक सौदे जिनको भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है। तो ये था आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का उत्तर, और इसी चैनल पर आपको इसके आगे के प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 इस तरह से बारी बारी से हर एक प्रश्न का आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा, जिसकी आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये थोड़ा बहुत भी यूज़फुल लगा हो वीडियो, तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारियों के लिए।